हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपीपीसीएस के पेपर 2 सीसैट के प्रश्न पत्रों का रीजनिंग का संकलन लेकर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम 2016 से 2022 तक के अब तक के हुए एग्जाम्स के सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिसमें आज हम रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 7 में दिया गया है, कथनों एवं निष्कर्ष या अनुमानों पर विचार करना है हमको, ठीक है। उनके नीचे दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर देना है हमें, ठीक है। तो हमसे यह प्रश्न कह रहा है, कथन क्या है, अनुमान है। यह आपका कथन और अनुमान की बात की जा रही है, न्याय संगत की जो बात है, ठीक है। न्याय निर्गमन जो होता है वही है यह, उसी पे हमें बात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को किया कैसे जाता है, पहले ये जान लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है। कथन को हम पूर्णतः सत्य मानते हैं, संभावित सत्य मानते हैं, और उसी के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। हम कोई सामाजिक स्तर पे अनुमान नहीं लगाएंगे, अपना व्यक्तिगत जीवन का कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। हम इसमें जो भी अनुमान लगाएंगे कथन के अनुसार ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, सभी स्नातक कुर्सियां हैं। हम इसका बना लेते हैं, सभी स्नातक कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज हैं, और कह रहा है कि सभी कुर्सियां जो है वो आपकी मेज हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। तो देखिए कह रहा है कि सभी स्नातक मेज हैं, सभी स्नातक मेज हैं। स्नातक अंदर है, मेज बाहर है, यानी कि ये वाला सही है। सभी मेज स्नातक हैं, सभी मेज स्नातक हैं। मेज बड़े में है, बाहरी हिस्से में है, स्नातक अंदर है। तो कुछ मेज स्नातक हैं, यह अगर ऑप्शन में होता तो सही होता। सभी मेज स्नातक हैं यह कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें से केवल जो कथन 1 है वही आपका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट कथन दूसरे प्रश्न का है कि प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, ठीक है। प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, ठीक है, विद्यार्थी होता है। और फिर कह रहा है आपसे कि प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है। प्रत्येक विद्यार्थी जो है वह आपका अनुभवहीन है, ठीक है, अनुभवहीन होता है। हमसे यह प्रश्न में कह रहा है, तो अनुमान क्या लगेगा हमारा। तो अनुमान देखिए यह है हमारा, यहाँ पे जो एक निष्कर्ष निकलेगा वह क्या है, वह यह है कि प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है। तो बिल्कुल यह सही है, क्यों, क्योंकि मंत्री अंदर है, अनुभवहीन बाहर है। तो जो अंदर से बाहर की तरफ हम आएंगे तो आएगा, ठीक है, सही निकलेगा। तो पहला वाला सही है, हम ग्राफ से समझ लिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं। तो देखिए बाहर वाला सभी है, अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी हैं। तो कुछ वाला प्रश्न का जवाब निकलेगा, सभी अनुभवहीन विद्यार्थी हैं अगर होता तो गलत होता, ठीक है। कुछ का निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलता है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है यह सही है। कथन कह रहा है कि कुछ पक्षी हाथी होते हैं, कुछ पक्षी हाथी होते हैं, ये हो गए आपके हाथी। और कह रहा है कुछ हाथी सफेद होते हैं, ठीक है, कुछ हाथी सफेद होते हैं। तो अब देखिएगा इसमें हमसे कह रहा है, अनुमान क्या लग रहा है कि कुछ पक्षी सफेद होते हैं, कुछ पक्षी सफेद होते हैं। कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो पक्षी का संबंध हाथी के साथ है, हाथी का सफेद के साथ है, तो पक्षी का सफेद के साथ संबंध नहीं है। तो इसलिए यह वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ सफेद पक्षी हैं, कुछ सफेद पक्षी हैं, सेम वही चीज, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यह आपका सही होगा, ठीक है। न तो अनुमान 1 और न ही 2 निकलता है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई बल्ला गेंद नहीं है। कोई बल्ला हो गया, ये बल्ला आपसे कह रहा है कि गेंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका संबंध नहीं है। कोई गेंद विकेट नहीं है, ठीक है, विकेट नहीं है, तो ये विकेट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें अनुमान क्या लगेगा हमारा, निष्कर्ष क्या होगा हमारा। तो देखिएगा
जब बल्ला और गेंद के बीच का संबंध आपस में अगर बतलाएगा तो यहाँ से कोई नहीं है, यह निगेटिव है, निगेटिव नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक वाक्य है, तो इससे सिर्फ नकारात्मक ही निकलेगा निष्कर्ष, धनात्मक सकारात्मक नहीं निकलेगा इससे कोई भी अनुमान, कोई भी निष्कर्ष। जब बल्ला और गेंद का पहले में संबंध दिया गया है तो बल्ला और गेंद से रिलेटेड ही आपका निष्कर्ष निकलेगा, और गेंद और विकेट का संबंध दिया गया है तो गेंद और विकेट से ही संबंधित शब्द आपके निष्कर्ष के रूप में निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, अनुमान क्या कह रहा है कि कोई बल्ला विकेट है, कोई बल्ला विकेट है, देखिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बल्ला और विकेट का संबंध आपके कथन में नहीं दिया गया है तो इसलिए यह वाला नहीं होगा। सभी विकेट बल्ले हैं, ये तो होगा ही नहीं, हमने पहले ही कहा कि सकारात्मक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा न तो अनुमान 1 और न ही अनुमान 2 निकलता है, या न ही ए निकलता है न ही बी निकलता है। ठीक, नेक्स्ट, सभी मछलियां कछुए हैं, इसको हम बना लेते हैं ग्राफ, सभी मछलियां कछुए हैं, ठीक है, कछुए हैं, और फिर कह रहा है कि कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, ठीक है, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, ठीक, कोई भी कछुआ घड़ियाल नहीं है तो इसका ग्राफ हम अलग से बनाएंगे, ठीक है, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, ये बन गया आप। अब इसमें देखिएगा आप, कह रहा है आपसे कि अनुमान को देखिए क्या है, हमने कहा ना, जैसे देखिए यहाँ पे इस नकारात्मक शब्द को देखिए, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है तो कछुआ और घड़ियाल का संबंध यहाँ पर है, ठीक है, तो जब भी निष्कर्ष निकलेगा कछुआ और घड़ियाल के संबंध में ही निकलेगा। तो कोई घड़ियाल मछली नहीं है, तो यह कथन सही है या गलत, पहले ये समझिएगा, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, कोई घड़ियाल कछुआ नहीं है, यह सही होगा, ठीक है, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है तो कोई घड़ियाल कछुआ नहीं है, यह आपका कछुए नहीं है, कछुए नहीं है, यह आपका सही होगा, ठीक है, कछुए नहीं है, यह आपका सही होगा। तो फिर देखिएगा कि आपसे कथन में कह रहा है कि सभी मछलियां कछुए हैं, अगर सभी मछलियां कछुए हैं तो कोई घड़ियाल कछुए नहीं है, तो यह आपका निष्कर्ष सही है, यह अनुमान सही है, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि मछली सारे कछुए हैं, तो यहाँ पे कछुआ और घड़ियाल का संबंध है, इसलिए यह वाला आपका अनुमान निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है, सभी मछलियां आपकी कछुआ हैं, ठीक है, सभी मछलियां आपकी कछुआ हैं, ऐसा हमारे कथन में कहा गया है, और कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है ऐसा हमारे कथन में कहा गया है। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन बी है, अनुमान बी है, यह भी सही होगा। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर निकलेगा वो होगा 5 का सी, ए और बी दोनों निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं, निष्कर्ष इसमें दिया है कि सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, कुछ शराब के आदी धूम्रपान करते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमसे कह रहा है कौन सा हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमने कहा ना कि कथन पे ही, कथन को हम 100% सत्य मानेंगे, जो भी है, ये हमारा एक सार्ट्रिक है कि हम कथन को सत्य मानेंगे, हमारा जो कथन कह रहा है वही सत्य है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना आसपास की चीजों का दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हमारा कथन क्या कह रहा है कि सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, तो यह तो जरूरी नहीं है, निष्कर्ष देखिए कि सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, यह कदाप भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं यह बात सत्य है, लेकिन सभी धूम्रपान करने वाले, सभी नशा करने वाले खिलाड़ी होते हैं यह बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो यह वाला तो आपका गलत हो गया कथन के हिसाब से ही। दूसरा, कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं, तो इसका अर्थ है कि कुछ शराब के जो आदी हैं वो धूम्रपान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यही तो हमारा कथन कह रहा है, यानी कि हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वह सही है, ठीक। कथन है अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं, विस्की आपकी एक अल्कोहल है, ठीक है, तो अगर विस्की अल्कोहल है तो इसका अर्थ है कि सभी बूढ़ी औरतों के लिए जो अल्कोहल है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है,
यह इस बात को जिक्र करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष कहता है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है। सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं, अल्कोहल पीती हैं, और अल्कोहल पीने वालों का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसका अर्थ है कि यह निष्कर्ष सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यह आपके कथन को फॉलो कर रहा है। सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहाँ पे युवा औरतों की हमारे कथन में कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, इसलिए इस निष्कर्ष का यहाँ से कोई संबंध है ही नहीं। तो केवल एक निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी कलाकार सनकी होते हैं। ठीक है, सभी कलाकार सनकी होते हैं, सनकी होते हैं। और कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं, कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं। ये हमने अपना ग्राफ बना लिया। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है। ऐसा ये तीन चीजें हमारे कथन में कहा गया है। हम निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही होगा इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। देखिए, कलाकार का औसत से संबंध है, लेकिन ये कह रहा है कि कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है, अर्थात कि कलाकार और कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमारे कथन में कहा गया है। सभी कुंठाग्रस्त लोग औषध व्यसनी होते हैं। यहाँ पे कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना बताई गई है कि कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब सभी की बात की जा रही है तो कुछ से सभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कुछ से सभी निकाला ही नहीं जा सकता निष्कर्ष। फिर कह रहा है कि कुछ औषध व्यसनी सनकी होते हैं। देखिएगा, जब कुछ कलाकार औषध व्यसनी हैं और सभी कलाकार सनकी हैं, तो कुछ सनकी और औषध व्यसनी के बीच में संबंध है, बिल्कुल है, ऐसा हमारा कथन कह रहा है। तो कुछ औषध व्यसनी सनकी होते हैं, यह हमारा सही है। ठीक है, सनकी लोग प्रायः कुंठाग्रस्त होते हैं, ऐसा भी हमारे कथन में नहीं कहा गया है, इसलिए यह भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट, आकृति में सरल रेखाओं की संख्या क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। पहले इनको कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, यही है हमारी। ठीक, देखिए सब बन गया, तो इसका यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या है। ठीक है, सारणी को आप ध्यान से देखिएगा। तो इस सारणी को ध्यान से आप जब देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि इनको तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करिए तो ये आ जाएगा आपका 31। ठीक है, इनको भी ऐड करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 31। इसको भी ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31। ठीक है, तो 10 और 6 आपके हो गए 16। यहाँ पे कितना रख दें कि आ जाएगा 31, तो आप 15 रख दीजिए। 16 धन 15 बराबर 31, 31, यानी आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। ठीक, नेक्स्ट, ए डी से नाटा है। देखिएगा हमारे में कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो ए है, ए वो आपका डी से नाटा है, यानी डी से छोटा है, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है, ये बन गया। ठीक है, डी जो है वो बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। जो डी है हमारा वो बी से नाटा है, यानी कि ये हो गया, बी से छोटा है, ए से लंबा है, ये भी हो गया। ई ए से नाटा है, जो ई है वो आपका ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो यानी कि ई यहाँ पे रहेगा, ए से नीचे रहेगा, सी से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दो सबसे लंबे कौन से हैं, तो आपके बी और डी हैं, जो ये दोनों लंबे हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, यहाँ की यह संख्या हमसे पूछ रहा है। तो श्रृंखला को आप ध्यान से देखिएगा, तो श्रृंखला को ध्यान से देखने पे, ठीक है, यहाँ वाली संख्या होगी।
और इसको देखिएगा ध्यान से। अब यही हमसे जो पूछ रहा है यहाँ वाली संख्या आएगी। ठीक, तो चलिए इस सीरीज को देखते हैं 8 और 7 को। 8 और 7 में 1 का अंतर है, 7 और 5 में 2 का अंतर है, यानी -1 है, यहाँ पे -2 है, तो अब -3 कर देते हैं, तो 5 - 3 बराबर 2 आएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, यदि दिलही का कूट दिया गया है तो यह किसका कूट है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखिए यही कहते हैं कि नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने से हमें काफी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है हमको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, ये हमने नंबरिंग कर लिया अपने कूटों का। अब देखिएगा 4, डी का 4 है, ई का 5 है, एल का 12 है, एच का 8 है और आई का 9 है। ठीक, वर्णमाला में वर्णमाला की नंबरिंग हमने कर ली। एच का 8 है, आई का 9 है, पी का 16 है, एल का 12 है, एम का 13 है। फिर हमसे पूछ रहा है ये वाला क्या होगा। अब देखिएगा ध्यान से आप, तो 4 और 8 ये नंबरिंग से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग से हम यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से, तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, +4 +4 +4 +4, 8 4 12, 9 4 13। ठीक है, इसमें +4 दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 17, 5, 8, 22, 5 एंड 23। तो अब देख रहे थे कि इधर वाला जो है, इधर जब +4 कर रहे थे तो हमारा यहाँ वाली संख्या हमें प्राप्त हुई। अगर इसमें हम -4 कर दें, -4 कर दें, यानी कि ऐसे पे ले आए -4 करके, ठीक है, ऐसे ले आए -4 करके, तो हमें हमारी संख्या मिलती जाएगी। ठीक, हमें हमारी संख्या मिलती जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। 17 में से 4 गए तो आ गया आपका 13, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 4 गए 18, सॉरी 22 में से 4 गए 18, 5 में से 4 गए 1 और 23 में से 4 गए आपका हो गया 19। ठीक है, अब देखिए 13 है आपका एम का, ए डी आर ए एस, देख लीजिए कहाँ है ये आपका मद्रास, कहाँ बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि 5 लड़के 5 मिनट में 5 पृष्ठ लिखते हैं तो 3 लड़के 3 पेज लिखेंगे, कितनी देर में लिखेंगे, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि यदि 5 लड़के 5 मिनट में 5 पृष्ठ लिखते हैं, 5 लड़के हैं 5 पृष्ठ लिखते हैं, यानी एक लड़का एक पृष्ठ लिखता है। यह बात तो समझ में आ गई कि एक लड़का एक ही पृष्ठ लिखता है, तभी तो 5 लड़के 5 पृष्ठ लिखते हैं। और पूरा समय लगा है 5 मिनट का, पांचों लड़कों का। ऐसा नहीं है कि इनका अलग अलग समय है। जब एक पृष्ठ लिखा है एक लड़के ने तो 5 मिनट लिखा है, यानी पांचों ने 5-5 मिनट अपना पूरा एक एक पृष्ठ को लिखा है। यानी कि एक लड़के को एक पृष्ठ लिखने में 5 मिनट लगेगा, तो 3 लड़के हैं 3 पृष्ठ उनको भी लिखना है, 3 पेज उनको भी लिखना है, तो भी आपका 5 ही मिनट लगेगा। क्योंकि 3 लड़कों को 3 पेज लिखना है तो एक लड़के को एक पेज लिखना है, और आपको पता है कि एक लड़का एक पेज को 5 मिनट में लिखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी अक्षर नीचे सूचीबद्ध दिए गए हैं। कह रहा है कि यदि इन सभी को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। यानी कि जो लिखे गए हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका जो नंबरिंग है, ठीक है, जैसे ए है, ए का 1 पे है, आपका जेड है वो 26 पे है, वाई है 25 पे है। तो इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि इनको जब इनकी नंबरिंग हम कर दें, वर्ण के क्रम के अनुसार कर दें, तो कौन सा अपने ही जगह पे रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ 5 रहेगा, फिर 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। तो आप देखिएगा कि जो लास्ट वाला है 25, वाई को देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ से आप पढ़ते आइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
UVWXY। y जो है आपका यही है कि ये अपने वर्णक्रम के अनुसार भी वही का वही है, बाकी कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा dy का। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। यदि 30 + 40 = 15, 20, 36 + 28 = 1814, 40 + 20 = 20, 10, तो 50 + 22 बराबर आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो 30 + 40 दिया गया है, तो 30/2, 40/2, यानी 30 का आधा 15, 20 का 40 का आधा 20, 15, 20 यही लिखा गया है। 36 का आधा 18, 28 का आधा 14, 18, 14 हो गया। इसका आधा 20, इसका आधा 10, 20, 10 लिखा है। इसी तरीके से 50 का आधा 25 और 22 का आधा 11, यानी 25, 11, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट। अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है, हमसे यही पूछ रहा है, जिसमें है योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम किसी चीज को व्यवस्थित करेंगे, पहले हम करते क्या है, अपने दिमाग में सोचते हैं। किसी भी चीज को सोचने के बाद फिर हम उसकी योजना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम योजना बनाते हैं। फिर योजना बनाने के बाद फिर हम उसको लिखने का कार्य करते हैं। जब लिख लेते हैं तो फिर दोहराने का कार्य करते हैं, चेक करने का कार्य करते हैं कि देख लें हमारी चीजें सही है ना। तब कहीं जाके हम उसको प्रकाशित करते हैं, प्रिंट करते हैं या आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यह वाला क्रम 1, 2, 4, 5, 3 का क्रम कहाँ पे है, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप देखिए, ऑप्शन सी में यह क्रम आपका बैठ रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे है आपका चौथा, दूसरे नंबर पे है पहला, तीसरे नंबर पे है पांचवा, चौथे नंबर पे आपका आएगा दूसरा और पांचवें नंबर पे आएगा आपका तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या है? ठीक है, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या है? तो ये देखिएगा सारणी को, ये सारणी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से यह सारणी आपकी कार्य करेगी। ठीक है, इसमें आप देखिएगा ध्यान से मित्रों कि 1 + 2 + 1 से 3 हो गया, 3 + 2 5 है, 5 + 3 8 है, 8 + 4 12 है, 12 + 5 17 है, 17 + 6 23 है। तो अब 23 + 7 ही आएगा, 6 के बाद 7, तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पे +8 38, यानी कि आपका 30 इसका सही होगा। यह सही रूप से फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ए और बी जो है ए और बी जो हैं ये आपके हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है बी और सी जो हैं ये आपके क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। सी और ई जो है ये आपके क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल खेलते हैं। और डी और ई जो है ये आपके टेनिस खेलते हैं। ए और सी जो है यह आपके वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। और जो आपका ए है और डी है ये आपके हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, पहले हॉकी देख लेते हैं कि हॉकी कौन खेल रहा है, ऐसा है जो कि हॉकी ज्यादा खेल रहा है। तो आप देखिएगा ए और बी में हॉकी और फुटबॉल खेला जा रहा है, ए और डी में हॉकी और फुटबॉल खेला जा रहा है। तो इसमें से ए जो है या तो वो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है, ये बात का हमें समझ में आ गया। क्योंकि अगर बी यहाँ पे फुटबॉल खेलता है तो डी हॉकी खेलता है। सॉरी, अगर यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर ए जो है वह चाहे हॉकी खेलता है चाहे फुटबॉल खेलता है। ठीक है, ये बात हमको यहाँ से समझ में आ गई है। ऑप्शन ए देखिए और लास्ट वाला देखिए। ठीक है, इसके बाद में हॉकी और फुटबॉल
हमारा कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक, चलिए टेनिस, टेनिस की बात अगर करेंगे तो सिर्फ डी और ई खेलते हैं, मात्र डी और ई टेनिस खेलते हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि तीनों खेलता हो। तो इसमें हमारा बताना असंभव है, या ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ठीक है, तो इसको देखिए, हम ये नॉर्थ मान लेंगे, साउथ मान लेंगे, ईस्ट मान लेंगे, वेस्ट मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे अपना। तो चलिए समझते हैं। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला। ठीक है, फिर वह पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। 1 किलोमीटर वह उत्तर की तरफ चला। पुनः वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ठीक है, वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर कह रहा है कि वह 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। ये आ गया वो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। फिर कह रहा है कि उसे फिर वो 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। ठीक है, 3 किलोमीटर वो पश्चिम की तरफ चला। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है कि उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा मित्रों, यहां तक तो 1 ही किलोमीटर का बन रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर यह ऊपर गया है तो यह 1 किलोमीटर ही है। तो अगर यह 1 किलोमीटर है तो यह 2 किलोमीटर बचा। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यह वाला 2 किलोमीटर बचा। ठीक, अब समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर था, ये पूरा 3 किलोमीटर था, तो ये 3 किलोमीटर है, ये भी समझ में आता है। तो अब उसका घर यहाँ पे था, उसने शुरुआत तो अपना यहीं से किया था, उसका घर यहीं था। तो अब यहाँ से वो घर की तरफ जाएगा, तो घर की तरफ आप गौर से देखिएगा तो 2 किलोमीटर जाएगा, यही 2 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर जाएगा, किस दिशा में जाएगा? नॉर्थ में जाएगा। 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा, यही उसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चार बच्चे चार बच्चे एक पंक्ति ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। ठीक है, चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं। हमसे कह रहा है कि ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। ध्यान दीजिएगा, जो ए है वो बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। और कह रहा है कि सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि हमारा पूरा कथन यहाँ पे फॉलो करने लगा। चार बच्चे हो गए, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, सही है। ए बी के बगल में बैठा है, सही है, बैठा हुआ है। लेकिन सी के बगल में ए नहीं बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि जो सी है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो डी के अगल बगल की सीट पे कौन बैठा है? तो डी के बगल में आपका ए बैठा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनन्या है, कृष्णा, बुलबुल, अर्चना, बुलबुल अर्चना, बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती, बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकता है? यही बात हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो चलिए, ये है हमारे नाम दिए गए हैं, हम नाम के आगे कुछ अपना लिख लेते हैं, फिर हमें यहाँ से उत्तर लाने में आसानी होगी। समझिएगा, कह रहा है कि अनन्या और कृष्णा इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। तो अनन्या जो है ये आपका इंग्लिश बोल सकती है, कृष्णा भी अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल और लिख सकती है। जो बुलबुल है वो अर्चना की तरह हिंदी, यानी अर्चना भी हिंदी जानती है और बुलबुल भी हिंदी जानती है। चलिए आगे। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अर्चना को बंगला आती है और अनन्या को भी बंगला आती है, तभी तो दोनों एक दूसरे से बंगला में बात करते हैं। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती, इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्णा को बंगला नहीं आता, तो उसके सामने हम कुछ नहीं लिखेंगे। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि अनन्या को हिंदी भी आती है। तो कौन अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों बोल सकता है? तो वह है आपका ऑप्शन सी, अनन्या है। ठीक है, अनन्या आपकी तीनों बोल सकती है। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी वर्ष में
25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, कि यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है, ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, पहले इसको हम मंथ को अपना लिख लेते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अब समझिएगा, ये हमसे कह रहा है कि 25 मई को रविवार है, तो 25 मई है जब हमारा महीना होता है तो इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं, तो जो शेष आता है, जो हमारा इसमें शेष आता है, वही शेष हमारे विषम दिन कहलाते हैं। उसी के अनुसार हम आगे दिनों को काउंट करते हैं। तो देखिए 25 मई है, मई आपका 31 का होता है, ठीक है, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का होता है। महीना 31 दिनों का महीना होता है। मई 25 को है तो 25 में अगर आप 7 जोड़ेंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे अगर आप, तो आएगा आपका 32। 32 का अर्थ हुआ 31 प्लस 1। ठीक है, 31 तो मई हो गई, 1 में आपका जून चला गया, तो 1 जून को समझते हैं कि 1 जून को रविवार ही होगा, यह बात हम जान गए। ठीक है, चलिए, ये हमने कुछ अपने चीजों को आसान करने के लिए कर लिया, समझने के लिए कर लिया। अब आप देखिएगा कि अगर जून में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, जब 30 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28, 2 30, यानी शेष आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, शेष फल आपका 2 आएगा, यही विषम दिनों की संख्या होगी। जहां 31 है वहां 3 आएगा, अगस्त में आपका 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में आपका 3 आएगा, नवंबर में आपका 2 आएगा, दिसंबर को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा आगे। अब इनको काउंट कर दीजिए, तो 2 3 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, ये आ गया आपका 15। 15 को फिर 7 से भाग देंगे, 7 सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं ना, वही 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये आप 7 दूनी 14, शेष फल आ गया 1, यानी फिर से आप देख रहे हैं कि विषम दिनों की जो संख्या है वो आ गई आपकी 1, विषम दिनों की संख्या आ गई 1। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है 25 दिसंबर तक का, तो 25 दिसंबर को हम 7 से भाग देते हैं फिर से, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, शेष कितना आया 4, 21 4 25, तो फिर से विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 4। यहाँ पे हम जाके अपने विषम दिनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, विषम दिनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। अब रविवार से 5 दिन आगे जाइए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी फ्राइडे, शुक्रवार, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठा हुआ है, 253 पे आपका गोपाल बैठा हुआ है। ठीक है, गोपाल बैठा हुआ है, हमसे यही कह रहा है। रीना जो है गोपाल के दाईं ओर सीट 254 पे बैठी हुई है, रीना जो है सीट 254 पे बैठी हुई है, दाईं तरफ बैठी हुई है। ठीक है, गोपाल के बाएं में रमन बैठा हुआ है, गोपाल के बाएं में रमन बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो इशिता है वह रमन के बाएं बैठी हुई है, इशिता जो है वो आपके रमन के बाएं बैठी हुई है। ठीक है, इशिता रमन के बाएं बैठी हुई है, ये तो हमने कर दिया, बन गया हमारा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इशिता किस सीट पर बैठी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि इधर हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में आएंगे 252 और 251। इसका अर्थ है कि इशिता आपकी सीट नंबर 251 पर बैठी हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, हमारा यही प्रश्न है कि दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है। ठीक है, कथन है, निष्कर्ष है। हमने पहले ही बताया कि जब कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप कथन को ही पूर्णतः सत्य मानते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, यह हमारा कथन कह रहा है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष देखिए कौन सा इसमें से
सबसे वैधानिक होगा, कौन सा एकदम श्योर होगा, 100% आपका सही होगा, यही हमसे पूछ रहा है निष्कर्ष में। कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता, ऐसा तो देखिए यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है या किया गया है, ये हम पहले पूरे ऑप्शन को पढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, फिर हमारा सही आंसर आएगा। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ऑप्शन डी से। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं ऐसा कहा गया है, तो कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते हैं, क्या यह बात का जिक्र आपके कथन में किया गया है क्या? नहीं किया गया है, तो यानी कि ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। फिर देखते हैं सी। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं ऐसा तो कहा नहीं गया है कहीं पे भी हमारे कथन में। हमारे कथन में यह कहा गया है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, इस बात को हमारे कथन में नहीं कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं ऐसा भी हमारे कथन में नहीं कहा गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं होगा। फिर कहा गया है कि कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है, आप समझिएगा इसके भाव को, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं और कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है, यह निष्कर्ष इस कथन को लगभग लगभग संभावित तौर पे 100% फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी हम अपने अगले वीडियो में आपको रीजनिंग के ही 25 प्रश्नों का और संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। पूरा एक करीब 200 से 250 प्रश्नों का संकलन हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। अभी जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यूपीपीसीएस के सीसैट पेपर में इस बार आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं। थैंक यू।